Hello and welcome to my YouTube channel. We are preparing for UKPSC examinations like lower PCS, upper PCS, RO and ARO and others examinations. उत्तराखंड की डेली करंट अफेयर क्लासेस में आज 2 फरवरी की क्लासेस लेके आए हैं। इसे स्टार्ट करते हैं। हाँ, अभी हम आज से हम ये करेंगे कि जो हमारा क्विक रिवीजन होगा वो हम क्लास लेने के बाद करेंगे, यानी हमारी जो पिछली क्लासेस का रिवीजन होगा वो क्लास लेने के बाद हम करेंगे क्विकली। अभी तक वैसे पिछली 3 क्लास हो चुकी हैं, ये 4th क्लास है और पिछली 3 क्लास में हमने 3 क्लास का रिविजन्स भी कर चुके हैं। तो मल्टीपल्स रिविजन्स हमारे चलते रहेंगे ताकि पुराना आपको सब कुछ याद रहे। कोई भी जो वीडियोज़ आ रही हैं, वीडियो को आपको बार बार देखने की ज़रूरत नहीं है, आप एक बार देखेंगे आपके लिए इतना सफिशिएंट रहेगा। और डिज़ाइंस वीडियो कुछ इस तरीके से किए गए हैं कि उसी वीडियो के अंदर में आपके मल्टीपल रिविजन्स चलते रहेंगे। तो पहला क्वेश्चन है, उत्तराखंड सरकार में कृषि और बागवानी मंत्री कौन है? इसका आंसर हो जाएगा हमारा गणेश जोशी। ये क्वेश्चंस मैं इसलिए लेके आया हूँ क्योंकि एक तो फर्स्ट थिंग, जो केंद्रीय बजट हमारा आया था निर्मला सीतारमन जी द्वारा, उसमें पशुपालन और मत्स्य पालन पर ध्यान देने के लिए उत्तराखंड के कृषि ऋण को 20 लाख करोड़ तक का बढ़ाने का लक्ष्य रखा गया है। तो यानी हमारा क्या था, पशुपालन और मत्स्य पालन दोनों के लिए, और यानी कृषि जो बजट था। तो इसलिए हमारे यहाँ पे पहला एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन ये हो जाता है कि उत्तराखंड के कृषि और बागवानी मंत्री कौन है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा गणेश जोशी। ये क्वेश्चन को लाने का एक मकसद और था मेरा। अभी हाल ही में जो गणेश जोशी जी हैं, उत्तराखंड सरकार में कैबिनेट मंत्री, काबीना मंत्री भी इन्हें बोलते हैं, यानी कृषि और बागवानी मंत्री। तो ये अभी कुछ टाइम पहले न्यूज़ में रहे थे। न्यूज़ में क्यों रहे थे? क्योंकि इन्होंने कहा था कि इंदिरा गांधी जी और राजीव गांधी जी की जो शहादत थी, उन्होंने बोला था कि ये एक हादसा था। मतलब उन्होंने बोलते कि शहादत तो जैसे दी थी, भगत सिंह जी ने दी थी, राजगुरु ने दी थी, उन्होंने शहादत दी थी। लेकिन इनकी तो हत्या हुई थी, तो ये एक हादसा था, ना कि ये शहादत थी। तो वो अपने इस बयान के कारण विवादों में फंस गए थे। उनका पुतला भी फूंका गया था और काफ़ी शोर भी हुआ था उनके इस बयान को लेके। तो इसलिए काफ़ी न्यूज़ में रहे थे, तो इसलिए ये क्वेश्चन लाना ज़रूरी था कि उत्तराखंड सरकार में कृषि और बागवानी मंत्री कौन है? तो आंसर हो जाएगा गणेश जोशी। अगला क्वेश्चन है, उत्तराखंड सरकार में पशुपालन मंत्री कौन है? तो कृषि और बागवानी मंत्री अलग है और पशुपालन मंत्री अलग है। आप इसके साथ कंफ्यूज ना हो, इसलिए क्वेश्चन भी लेके आए थे। और साथ में हमारे बजट में पशुपालन के ऊपर ज़्यादा ध्यान दिया गया है, इसलिए भी। तो हमारे पशुपालन मंत्री हो जाएंगे सौरभ बहुगुणा, कृषि और बागवानी मंत्री हो जाएंगे गणेश जोशी, पशुपालन मंत्री हो जाएंगे सौरभ बहुगुणा। तो आज के करंट अफेयर्स में हमारे सिर्फ 2 ही क्वेश्चन है उत्तराखंड के करंट अफेयर्स में। बाकी हम देखते हैं बूस्टर डोज। बूस्टर डोज में अब तक हमने चमोली डिस्ट्रिक्ट काफ़ी कुछ कवर किया हुआ है। तो जो हमने चमोली डिस्ट्रिक्ट जितना कवर किया है उसका भी हम रिवीजन करेंगे, लेकिन पहले हम आगे का कवर कर लेते हैं। तो आगे है, चमोली ज़िले की स्थापना 24 फरवरी 1960 में हुई थी। चमोली ज़िले का ज़िला मुख्यालय गोपेश्वर में स्थित है। तो आप ये देखेंगे उत्तराखंड में जितने भी ज़िले हैं सबका ज़िला मुख्यालय उन्हीं के नाम पे ही है। जैसे चंपावत का ज़िला मुख्यालय चंपावत में ही है, बागेश्वर का ज़िला मुख्यालय बागेश्वर में है, लेकिन चमोली ज़िले का जो ज़िला मुख्यालय है वो गोपेश्वर में है। इसका एक कारण ये भी है क्योंकि वहाँ पे जब अलकनंदा में बाढ़ आई थी, ठीक है, अलकनंदा में जब बाढ़ आई थी तो उस टाइम पे वहाँ बाढ़ 1960 में आई थी, और उस टाइम पे तब क्या किया गया था, वहाँ का जो ज़िला मुख्यालय था वो चमोली से हटा के गोपेश्वर में शिफ्ट कर दिया गया था। अगला पॉइंट हमारा, चमोली ज़िले की सीमा कुल 6 जिलों से लगती है, जिसमें है पिथौरागढ़, बागेश्वर, उत्तरकाशी, रुद्रप्रयाग, अल्मोड़ा और पौड़ी। यानी जो चमोली ज़िला है उसकी जो सीमा है वो 6 जिलों, उत्तराखंड के 6 जिलों से लगती है। और चमोली ज़िला जो है वो एक देश से भी अपनी सीमा को साझा करता है, यानी सीमा को टच करता है। तो वो कौन है? यानी वो उत्तर में अपनी सीमा चीन के साथ बनाता है। ठीक है, ये 2 पॉइंट्स हो गए हमारे। अभी हम देख लेते हैं कि दर्रे, यानी चमोली से जो कनेक्ट करने वाले जो दर्रे हैं वो कौन कौन से हैं। दर्रा जो होता है वो एक पासेस होते हैं, यानी पहाड़ों के बीच में एक रिफ्ट वैलीज़ होती हैं जहाँ से यात्रा मार्ग बनाए जाते थे, उसे हम दर्रा कहते हैं। तो चमोली से जो है, तमोली से जो दर्रा है, तो देखो हम इसको कैसे पार्ट्स में हम कैसे पढ़ सकते हैं। यानी अभी जो 6 जनपद लग रहे हैं, तो यानी दर्रा या उन्हीं का होगा या फिर देश के बीच में होगा। तो चमोली और उत्तरकाशी के बीच में दर्रा है, चमोली और बागेश्वर के बीच में दर्रा है, चमोली और पिथौरागढ़ के बीच में दर्रा है, चमोली और तिब्बत के बीच में दर्रा है। तो आप इसको 4 पार्ट में कैटेगराइज करके पढ़ सकते हैं। यानी चमोली और उत्तरकाशी, काशी क क यानी कालिंदी दर्रा। चमोली और उत्तरकाशी के बीच में दर्रा है कालिंदी दर्रा।
चमोली और बागेश्वर के बीच में बाघ बाघ जो होते हैं, मुझे लगता है कि बाघ बहुत सुंदर होते हैं, यानी चमोली और बागेश्वर के बीच में कौन सा दर्रा है? सुंदर ढूंगा दर्रा है। ठीक है। चमोली और पिथौरागढ़ के बीच में कौन सा दर्रे हैं? चमोली और पिथौरागढ़ के बीच में जो स्थित दर्रे हैं वो है टोपीधुरा, लातूधुरा, बाराहोती और मार्चयोग। ये थोड़ा मैंने हिंदी में स्पेलिंग मिस्टेक्स हो गई हैं लिखने में, तो ठीक है, आप इसको ऐसे पढ़िए: टोपीधुरा, लातूधुरा, बाराहोती, मार्च योग। ये चार हमारे दर्रे में इसको पीडीएफ जो दूंगा आपको, पीडीएफ आप इसके डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक डाल दूंगा अपना टेलीग्राम का, या फिर आप वहाँ पे टेलीग्राम पे जाके ई क्लासेस भी सर्च कर सकते हैं। वहाँ पे मेरा पीडीएफ आपको मिल जाएगा आज की क्लास का, और पिछले सारी क्लासेस के पीडीएफ भी मैंने वहाँ पे डाल दिए हैं। ठीक है। तो चमोली और पिथौरागढ़ के बीच में स्थित दर्रे हैं टोपीधुरा, लातूधुरा, बाराहोती और मारजोग। इसके बाद हमारा जो होता है चमोली और तिब्बत, यानी हमने बोला था कि उत्तर में चीन के साथ लगती है। चीन एक्चुअल में क्या है कि तिब्बत को भी अपना ही पार्ट मांगता है, तो हम उसको बोल देते हैं चमोली और चीन के बीच। लेकिन नॉर्मली हम बोला जाता है चमोली और तिब्बत के बीच। यानी चमोली और तिब्बत के बीच में जो स्थित दर्रे हैं वो है बालचा, नीति, सलसला, तंजुम, किंगरी बिंगरी, चोरहोती, म्यूदर, लामलांग। तो नीति पास जो है हमारा, नीति पास बहुत फेमस पास है हमारा, इसको आप ध्यान में रखिए। तो आज की क्लास में हमारे लिए इतना ही है। बाकी हम क्या करते हैं, अभी जो पिछली क्लासेस हैं, पिछली क्लासेस का हम एक क्विक रिवीजन कर लेते हैं। पिछली क्लास हमारी सबसे पहले आई थी 30 जनवरी को। 30 जनवरी में सबसे पहला क्वेश्चन था, हाल ही में किस राज्य में नकल विरोधी कानून प्रस्तावित किया गया है? तो उत्तराखंड था। उससे कनेक्टिंग जीके में हमारी, हाँ, तो नकल विरोधी कानून उत्तराखंड में लाया है, लेकिन जो नकल विरोधी कानून है सिर्फ प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए है, ये कोई भी बोर्ड परीक्षाओं में लागू नहीं होगा। उत्तराखंड अस्तित्व में आया था 9 नवंबर 2000 को, 27वां राज्य बना था, और 1 जनवरी 2007 को उत्तरांचल का नाम बदलकर उत्तराखंड कर दिया गया था। इसकी सीमाएं तो लगती है, ठीक है। यूकेपीएससी के अध्यक्ष राकेश कुमार हैं। उत्तराखंड के मुख्य कैबिनेट सचिव सुखबीर सिंह संधू हैं। हाल ही में उत्तराखंड के एक जिले में जहां जमीन धंसने की घटना हुई थी वो थी चमोली जिले में जोशीमठ की। तो जोशीमठ अभी काफ़ी न्यूज़ में रहा था, तो हम चमोली के बारे में भी हमने अभी जो कुछ पढ़ा वो है, और चमोली का हम पिछले का भी थोड़ा रिवाइज कर लेते हैं। ऋग्वेद के अनुसार चमोली के माना गांव में सप्तऋषियों ने अपने प्राणों की रक्षा कर यहाँ से फिर सृष्टि की शुरुआत की थी। माना में व्यास गुफा है, वेदव्यास जी ने जहाँ पर महाभारत की रचना की थी। चमोली का पुराना नाम लाल सांगा था, और चमोली जोशीमठ में कत्यूरी राजाओं की प्रारंभिक राजधानी थी। पवार वंश के शासक कनकपाल ने चमोली में चाँदपुरगढ़ के शासक भानु प्रताप की पुत्री से विवाह किया था, और चाँदपुरगढ़ में परमार वंश की स्थापना की थी। ठीक है। वो पवार वंश के थे कनकपाल, लेकिन उन्होंने परमार वंश की स्थापना की थी, ये आप ध्यान में रखिए। निम्नलिखित में से कौन सा एक आईएमडी यानी इंडियन मीटरोलॉजिकल डिपार्टमेंट द्वारा बारिश और बर्फबारी के लिए जारी किया गया अलर्ट नहीं है? यानी पिंक अलर्ट नहीं होता, यानी गुलाबी अलर्ट नहीं होता, लाल, हरा, नारंगी, पीला, ये 4 तरह के अलर्ट्स होते हैं जो आईएमडी डिपार्टमेंट द्वारा दिए जाते हैं। नेपाल और भारत के बीच चलने वाली बस सेवा मैत्री 2018 में स्टार्ट हुई थी। दिल्ली, देहरादून, महेंद्रनगर वाले रूट में बीच में बंद हो गई थी। 2021 में जब दोबारा चालू हुई तो वाराणसी भी उसमें जुड़ गया था। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य में मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने 2012 से 2022 तक मतदाताओं की संख्या में 30% की असामान्य वृद्धि के जांच के आदेश दिए थे? तो उत्तराखंड हमने पढ़ा है, पीछे उत्तराखंड का ही था। तो इससे कनेक्टिंग जीके है। 25वें मुख्य चुनाव आयुक्त थे राजीव कुमार। चुनाव आयुक्त को कौन नियुक्त करता है? राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किए जाते हैं। चुनाव आयुक्त के संबंध में संविधान में दिया गया है अनुच्छेद 324 में, और भारत के पहले मुख्य चुनाव आयुक्त थे सुकुमार सेन। दूसरी क्लास का भी एक क्विक रिवीजन कर लेते हैं। निम्नलिखित में से किसे वीरता पुरस्कार सम्मान से सम्मानित किया जाएगा? मेजर प्रशांत भट्ट, जो कि बागेश्वर में कौसानी के रहने वाले एक युवा सैन्य अधिकारी हैं। उत्तराखंड में ने सेना मेडल प्राप्त वीर जाबाजों के लिए जो सैनिक पुरस्कार के तौर पर एक मुश्त 15 लाख एवं हर वर्ष 50,000 रुपये दिए जाते हैं, और भारत सरकार द्वारा भी लगभग इतनी ही राशि दी जाती है। सेना पदक भारतीय सेना के सभी रैंकों के सदस्यों को दिया जा सकता है। इसका अगला क्वेश्चन है, 74वें गणतंत्र दिवस पर उत्तराखंड राज्य की कौन सी झांकी दिखाई गई थी? मानस खंड की दिखाई गई थी, जिसके अग्रभाग में दिखाया गया था जिम कॉर्बेट पार्क में विचरण करते हुए बारहसिंगा, हिरन, घुरल इत्यादि, और इसमें एक छोलिया नृत्य करता हुआ और योग करता हुआ दल भी था। इसमें उत्तराखंड की लोक कला संस्कृति ऐपण को भी दर्शाया गया था, और इसके पिछले भाग में जाकेश्वर धाम मंदिर को दर्शाया गया था, और वहाँ पे स्थित देवदार पेड़ों को भी इसमें दिखाया गया था।
74वें गणतंत्र दिवस की जो परेड है अभी तक राजपथ में होती थी, राजपथ का नाम बदलकर कर्तव्य पथ कर दिया गया है और पहली बार कर्तव्य पथ पे जिन्होंने सलामी दी वो है राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू। इस बार मुख्य अतिथि थे मिस्र के राष्ट्रपति अब्देल फतेह अल सीसी। जो 26 जनवरी में यानी गणतंत्र दिवस पर जो परेड होती है वो विजय चौक से लेकर लाल किले तक जाती है। ठीक है, अग्रभाग में दिखाया गया था, ये हमने कवर कर लिया है। अगला क्वेश्चन है 74वें गणतंत्र दिवस पर गुरुकुल रुड़की के किस आचार्य को पद्मश्री से सम्मानित किया जाएगा? डॉक्टर सुकामा। डॉक्टर सुकामा विश्वरा कन्या गुरुकुल रुड़की में आचार्य के पद पर कार्यरत हैं। इन्होंने महिला सशक्तिकरण की दिशा में अहम योगदान दिया है। साथ ही 25 जनवरी की शाम को कुल 106 पद्म पुरस्कारों की घोषणा की गई थी, जिसमें थे 6 पद्म विभूषण, 9 पद्म भूषण और 91 पद्मश्री अवार्ड भी दिए गए थे। और पद्मश्री किसको मिला था? डॉक्टर सुकामो को मिला था। इम्पोर्टेंट है क्योंकि ये उत्तराखंड से संबंधित है। 6 लोगों को पद्म विभूषण मिला था, जिसमें बालकृष्ण दोषी, जाकिर हुसैन, एस एम कृष्णा, दिलीप महालनबीस, श्रीनिवास वर्धन एवं मुलायम सिंह यादव, जिसमें से बालकृष्ण दोषी, दिलीप महालनाबीस एवं मुलायम सिंह यादव को पद्म विभूषण मरणोपरांत दिया गया था। पद्म भूषण 9 लोगों को मिला था। इसके लिए हमने एक फॉर्मूला भी पढ़ा था कि बिड़ला भैया दीपक जलाकर उन्होंने जय जय राम की। स्वामी जी ने मूर्ति के आगे कपूर और कमल चढ़ाकर कहा तुम्हारा कल्याण हो। तो यानी बिड़ला भैया, कुमार मंगम बिड़ला, एस एल भैरप्पा, दीपक धर, वाणी जयराम, स्वामी चिन्नाजिया, सुमन कल्याणपुर, कपिल कपूर, सुधा मूर्ति, कमलेश डी पटेल, इतने लोगों को मिला था। बाकी 91 लोगों को पद्मश्री मिला था, जिसमें से एक इंपॉर्टेंट नाम थे हमारी डॉक्टर सुकामा। एक क्वेश्चन हमने लिया था नार्को टेस्ट में किस दवा का प्रयोग किया जाता है, तो इसका आंसर हो जाएगा सोडियम पेंटोथॉल। ये हमने इसलिए किया था क्योंकि हाईकोर्ट नैनीताल में चर्चित अंकिता भंडारी हत्याकांड के मुख्य आरोपी पुलकित आर्य को नार्को और पॉलीग्राफ टेस्ट कराने का फिलहाल रोक लगा दी गई है। तो हम अपनी तीसरी क्लास का भी एक क्विक रिवीजन देख लेते हैं। भारत के संविधान का अनुच्छेद 300 ए संबंधित है, यह है संपत्ति के अधिकार से। तो संपत्ति का अधिकार ये क्वेश्चन में इसलिए लिया क्योंकि देहरादून के जोगीवाला में अतिक्रमण हटाओ अभियान चल रहा है। तो संविधान का अनुच्छेद 300 ए संपत्ति के अधिकार से संबंधित है। संपत्ति के अधिकार को 44वें संविधान संशोधन अधिनियम 1978 द्वारा मौलिक अधिकारों की सूची से हटा दिया गया था। संशोधन के बाद इसे संविधान के भाग 12 में अनुच्छेद 300 ए के तहत कानूनी अधिकार बना दिया गया था। अगला क्वेश्चन है वर्षण मापने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? वर्षण जिसे हम प्रेसिपिटेशन भी कहते हैं, इसके लिए हम या तो वर्षा मापी या फिर हिमगेज दोनों का ही प्रयोग किया जा सकता है, क्योंकि हम इसमें वर्षण नाप रहे हैं ना कि वर्षा। 3 प्रकार के हमारे मुख्य वर्षा मापी होते हैं, जिसमें मानक गेज, बकेट गेज एवं विंग गेज है। और वर्षण मापने के लिए रेन गेज और स्नो गेज दोनों का ही प्रयोग किया जाता है। 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तराखंड में बच्चों का लिंगानुपात कितना है? सही आंसर हो जाएगा बी 890। 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तराखंड में जो लिंगानुपात था वो था 963। यहाँ पे कंफ्यूज मत कीजिएगा कि बाल लिंगानुपात और एक हमारा अडल्ट लिंगानुपात। बाल लिंगानुपात 2011 की जनगणना के अनुसार 890 था, जबकि अडल्ट लिंगानुपात जो था वयस्क लिंगानुपात 963। और 2020 के नीति आयोग के डेटा के अनुसार जो बाल लिंगानुपात है वो 840 है। और हमारा राज्य उत्तराखंड सबसे खराब लिंगानुपात वाला राज्य बन चुका है। श्री काशी विश्वनाथ मंदिर उत्तराखंड के जिले में है। ये इसलिए था क्योंकि अपर्णा यादव ने इस मंदिर में गई थी अभी भी। और तो श्री काशी विश्वनाथ हो जाएगा सही आंसर उत्तर काशी। विश्व प्रसिद्ध नीम करौली बाबा महाराज का कैंची धाम मंदिर किस जिले में है? सही आंसर हो जाएगा नैनीताल। अभी भी विराट कोहली और अनुष्का शर्मा ने यहाँ पे विजिट किया था। आम बजट में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने उत्तराखंड के किस जिले के सीमावर्ती क्षेत्र में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए बजट में प्रावधान किया था? इसका सही आंसर हो जाएगा पिथौरागढ़। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सीमा नेपाल से लगती है। नेपाल हमारे स्ट्रेटेजिकली बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि उसकी सीमा लगती है चीन से। चीन उसके काफ़ी नज़दीक है। तो आज की क्लास हम यहीं पे ख़त्म करते हैं। अगली क्लास लेके हम कल फिर उपस्थित होंगे। तब तक के लिए नमस्कार।